योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यमित्यस्मिन् आमुखपटले। मित्राणि, संस्कृतशौर्यमित्यस्मिन् आमुखपटले सूर्यसिद्धान्तस्य अध्यापनं प्रचलति। तत्र इदं मया वक्तव्यम्। अद्य तावत् स्पष्टभूपरिधेः साधनं कथं विहितम् इत्यस्यापि विषये ज्ञानं लप्स्यते अस्माभिः। मित्राणि, पश्यतु, अत्र इदं सूत्रं किं वर्तते कि लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिस्वकः तेन देशान्तराभ्यस्तः ग्रहभुक्तिरिभाजितः कलादितत्फलं प्राच्यं ग्रहेभ्यः परिशोधयेत् रेखा प्रतीचि संस्थाने प्रक्षिपेत् स्युः स्वदेशजाः इति एवम् इति इदं सूत्रम् अस्ति। तर्हि अस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। पश्यन्तु, अत्र दृश्यते वा न वा इति अयमपि खलु। एवं पश्यन्तु। अहं किं करिष्यामि, प्रथमं तावत् अस्य श्लोकस्य यथा प्रतिपदार्थं वर्तते तथा इतः पठामि, तदनु तस्य व्याख्यानमपि क्रियते। भूपरिधिः उक्तं खलु, लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः। कि भूपरिधिः अर्थात् अनन्तलोक्तो मध्यमः परिधिः। मध्यमः परिधिः नाम यत् उक्तं खलु कि किमुक्तमासीत् कि योजनानि शतान्यष्टो भूकर्णो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। कि जो तद्वर्ग तो 10 गुणात की जो भूव्यास है, उस भूव्यास का वर्ग, उस वर्ग को 10 गुणित कर लीजिए और उसका मूल निकालिए, वही भूपरिधि। इसके पहले के श्लोक में भूपरिधि का मान निकालना बताया। अब प्रश्न, पहले भी हालांकि इस बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूँकि 1 महीने से ज़्यादा का अंतराल बीत चुका है और कुछ नए लोग जुड़े होंगे ऐसा मानता हूँ मैं, और जुड़े रहें तो अच्छी बात है। नए नए लोग जुड़ते रहने चाहिए। तो मित्रों, आप ये देखिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, सेटिंग नहीं इतनी कर पा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मन अवधान उधर की ओर जा रहा है। तो अब देखा जाए तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, सब बात यही थी कि इन्होंने श्लोक में क्या कहा कि लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः। कि जब लम्बज्याघ्नः गुणितः, ठीक, लम्बज्याघ्नः अर्थात लम्बज्या गुणितः, लम्बज्याघ्नः और त्रिजीवाप्तः, त्रिज्यया आप्तः त्रिज्यया भक्तः, यानी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई लम्बज्या एंड डिवाइडेड बाई त्रिज्या। ठीक, बट किसको हम डिवाइड करें? what we have to divide and what we have to multiply। तो वो कहते हैं कि भूपरिधि को, जो भूपरिधि है उस भूपरिधि को आप लंबज्या से गुणा कीजिए। भूपरिधि गुणा लंबज्या बटे त्रिज्या, ये सूत्र बनेगा इस श्लोक के अनुसार। तो अब तो फिर आपको भूपरिधि आएगी। अब प्रश्न ये है कि जब भूपरिधि ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि योजनानि शतान्यष्टो भूकर्णो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्, तो जब भूपरिधि आप पहले ही बता चुके हैं तो फिर यहाँ कौन सी भूपरिधि बता रहे हैं? तो उसके विषय में पहले भी मैंने कहा है और विस्तार से इस बारे में चर्चा की है कि कोई भी आप गोल पिंड ले लीजिए ना, तो गोल पिंड जब भी होगा, उस गोल पिंड को अगर आप जैसे मान लीजिए यही एक गोल है, अब इस गोल में क्या होगा ना, इस गोल को आप देखेंगे तो इस गोल की यहाँ पर भी ठीक बीच में जो इसकी परिधि होगी, सरकमफेरेंस होगी, ये जितने किलोमीटर होगी उतनी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, उतनी यहाँ पे नहीं होगी, मतलब कि ये जो भूपरिधि है, आप देखिए मैंने क्या कहा, ये जो भूपरिधि है, एक ये भूपरिधि है,
एक भूपरिधि आप इसके बगल से ऐसे निकाल दीजिए कि ये भूपरिधि हो गई, एक भूपरिधि यहाँ पे भी है और एक भूपरिधि इधर भी है, और इस तरीके से ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, जब मैंने आपसे पहले भी शायद इस बारे में चर्चा कई बार कर चुका हूँ कि जब आप सलाद काटते हैं, जब आप स्लाइसेस काटते हैं तो बीच वाला स्लाइस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद के स्लाइसेस धीरे 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 छोटे होते चले जाएंगे। तो छोटे होते जाएंगे मतलब कि वो जो परिधि है वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस परिधि का आनयन अभी इसके पहले के श्लोक में किया हुआ है वो इन जनरल एक उसे आप कह सकते हैं कि निरक्षदेशीय भूपरिधि या विषुवद्वृत्तीय भूपरिधि। अगर अब ये देखिए, संयोग से हमारे पास ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये जो है, ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। भूपरिधि मध्यम भूमध्य वृत्त इसे कहते हैं, या भूमध्य रेखा ये जा रही है, देखिए तो ये जो है ना, ये भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा को आप नाप लीजिए, जो जितना होगा उतना ही मध्यम भूपरिधि कहलाती है। यानी बीच की जो परिधि है वो मध्यम भूपरिधि है। उससे इधर आपका, अगर आप भूमध्य रेखा पर रह रहे हैं तब तो जो आपने अभी निकाला ना, पदम भूपरिधिर्भवेत् तद्वशो दशगुणा, हालांकि उसमें भी जो है आपका भूव्यास एक जगह के लिए तो स्थिर रहेगा। वही जो मध्यम भूपरिधि है यानी विषुवद्वृत्तीय भूपरिधि है, यानी कि मध्यम भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त पर स्थित जितने भी देश हैं उन देशों की परिधि उससे निकली। लेकिन आप भूमध्य देश पर नहीं रहते, आप रहते हैं उससे उत्तर में और चाहे उससे दक्षिण में। तो मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस पॉइंट पे रह रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट पर जो मुझे भूपरिधि मिलेगी वो जब इसको स्लाइस काटूंगा मैं तो निकलेगी मेरी, ये भूपरिधि बनेगी इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से बनेगी भूपरिधि। ठीक है ना? तो अब इसे ही बोलेंगे स्पष्ट भूपरिधि। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं स्पष्ट भूपरिधि। अच्छा, तो ये जो स्पष्ट भूपरिधि है इसका आनयन कैसे करेंगे? इसके लिए उन्होंने बोला, इसके लिए ही वो सूत्र बता रहे हैं कि जो आपकी मध्यम भूपरिधि इसके पहले आप जो श्लोक में हम पढ़ चुके हैं उस भूपरिधि को हम गुणा कर दें लंबज्या से और त्रिज्या से भाग दे दें तो हमें स्पष्ट भूपरिधि मिलती है। इसीलिए वहाँ क्या बोला? स्फुटो भूपरिधि। और उसको स्पष्ट करने के लिए क्या कह दिया? स्वकः अर्थात स्वदेशीय आत्मीय नाम यस्मिन् देशे भवान वसति तद्देशीय भूपरिधि ततः प्राप्तुं शक्य, अनेन सूत्रेण प्राप्तुं शक्यते इति कथनस्य अभिप्रायः। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि भूपरिधि, श्लोक में हम देखेंगे, अर्थ देखेंगे कि भूपरिधि, इसको ब्रैकेट में क्या लिखा? अनंतरोक्तो मध्यमः परिधि, यानी कि जो इसके पहले हम तद्वर्गतो दशगुणात् पदम भूपरिधिर्भवेत् से हम भूपरिधि ले आए हैं वो कौन सी भूपरिधि है? मध्यम भूपरिधि है। इसको अगर हम इसमें कहें तो कहाँ, पृथ्वी में कहें तो कहाँ कहेंगे? ये भूमध्य वृत्त की, जो ये भूमध्य वृत्त है, भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य स्थान की या उसको और टर्मिनोलॉजी आप यूज करें तो क्या कहेंगे? निरक्ष देशीय परिधि है वो, उस देश की परिधि है जहां पे अक्षांश शून्य है, या यूं कह लीजिए कि निरक्ष देशीय परिधि है। तो निरक्ष देशीय परिधि एक हो गई जो सबसे बड़ी होगी। ठीक, उसी को वो भूपरिधि शब्द से कह रहे हैं, उसी को यहाँ मध्यम परिधि कहा जा रहा है। तो भूपरिधि अर्थात मध्यम परिधि लंबज्याघ्न लंबज्या गुणित स्वदेशीय लंबज्या से हम गुणा कर देंगे और त्रिज्या से भाग दे देंगे तो जो लब्धि होगी वो स्वदेशीय योजनात्मक भूपरिधि हो जाएगी। तेना, तो पहले तो हम भूपरिधि की बात कर लें, फिर उसके हमारा काम पहले लाइन से ही चल जाएगा आज का प्रायः, वैसा उम्मीद करता हूँ, नहीं तो आगे की बात भी कहेंगे। तो अब देखिए इसकी उत्पत्ति देखिए। तो जो बात मैंने कही उस बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सर्वैः एव आचार्यैः लंकायाः कुमध्ये परिभाषितत्वात्, सभी आचार्यों के द्वारा लंका को कुमध्य में कहा गया है कि लंका कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक् पश्चिमेरो मकपत्तनञ्च, ऐसा भास्कराचार्य भी कहते हैं। और लंका नगरयामदे भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव इत्यादि की बात भास्कराचार्य कर रहे हैं। अगर लंका को क्यों कह रहे हैं? रावण की नगरी इतनी क्यों प्रिय है? तो रावण की नगरी प्रिय नहीं है, बल्कि रावण की नगरी जो है वो एकदम निरक्ष देश पे आती है। निरक्ष देश का मतलब क्या हुआ? निरक्ष देश का मतलब हुआ वह देश जहां अक्षांश शून्य है।
अक्षांश शून्य का क्या मतलब, इसको आगे और आगे आएगी बात, उसको कहेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करते चलते हैं। तो देखिए, लंकायाः कुमध्ये परिभाषितत्वात् लंका देशीयो भूवो वृत्त परिणामो मध्यमः भूपरिधि। लंका देश की जो, अच्छा अब एक लंका देश का मतलब आज का लंका मत समझ लीजिएगा, आज का लंका थोड़ा खिसका हुआ है पहले रावण खिसका हुआ था, इसमें लंका खिसकी हुई है तो जो खिसका हुआ मतलब क्या होता है ना कि भाई ये जो महाद्वीप इत्यादि बन रहे हैं ना, अलग अलग जो बन रहे हैं, पहले कुमारी का खंड हुआ करता था, वो धीरे धीरे बदल रही है संरचना। तो वो जो पृथ्वी की संरचना धीरे धीरे जो चेंज होती है, जो आंतरिक संरचना चेंज होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं, भूकंप आता है, समुद्र का जल बढ़ता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, द्वीप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या 2-4 द्वीप मिलके एक बड़ा भूभाग बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीज़ें भूगोल में साधारण बात मानी जाती है, ये घटनाएं। तो आज का लंका जो है वो 0 डिग्री पर नहीं है, यानी उसका अक्षांश अगर आप देखेंगे, लैटिट्यूड ऑफ लंका अगर आप देखेंगे तो इट विल नॉट बी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नहीं आएगा, ठीक। लेकिन हाँ, जो प्राचीन लंका, वही लंका भूभाग जो है प्राचीन समय में ऐसी जगह पे था जहाँ पे अक्षांश शून्य था। निरक्ष देश, निरक्ष देश का मतलब हुआ जहाँ निर्गतः अक्षांशः यस्मात् सह देशः निरक्ष देशः, यानी कि जिसमें अक्षांश नहीं है। अक्षांश नहीं का मतलब क्या हुआ, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू विल डिफाइन दैट अ पर्टिकुलर प्लेस इज विदाउट लैटिट्यूड, हैज नो लैटिट्यूड, ये कैसे कहेंगे आप। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप निरक्ष देश की परिभाषा क्या है कि आप देख लीजिए, जिस देश में जाकर क्षितिज पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलते हुए दिखें, क्षितिज से लगे हुए, उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव, अगर आपको ध्रुव तारे का दर्शन क्षितिज पर हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप जिस जगह पे हैं वह निरक्ष देश है, ठीक। बात समझ आ गई। ध्रुव तारे से क्या, क्योंकि ध्रुव तारे की जितनी ऊंचाई आपके क्षितिज से हो गई, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्षितिज है, ठीक। अब इस क्षितिज के ठीक जब आप निरक्ष देश में जाएंगे, यानी उन देशों में जाएंगे जहां से विषुवत वृत्त होकर गुजर रहा है, भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है, उन जगहों पे आप जाएंगे तो क्या दिखेंगे कि वहां का जो क्षितिज है उस क्षितिज से लगा हुआ आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, क्षितिज पर से उठा हुआ, क्षितिज से लगा हुआ। बाकी देशों में क्या होगा, बाकी देशों में क्षितिज से ऊपर रहता है वो, तो क्षितिज से जैसे मान लीजिए ये ध्रुव तारा है, तो ये ध्रुव तारा क्षितिज से जितना ऊपर उठेगा, जितना एंगल बनाएगा ये आपके क्षितिज से, उतना आपका अक्षांश होगा, वही आपका लैटिट्यूड होता है किसी भी जगह का। अक्षांश क्या है, तो यंत्र वेद विधिना ध्रुवोन्नति ही अक्षांशः, ध्रुव की उन्नति ही अक्षांश है, यानी आपके क्षितिज से ध्रुव कितना उठा हुआ है वही चीज क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, निरक्ष देश ऐसा देश है जहां पे ध्रुव उठा हुआ नहीं है, मतलब कि अक्षांश शून्य है, मतलब कि आप क्षितिज से लगे हुए ध्रुव तारे को देख सकते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई। तो वहां के, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे हम, और वहां की जो तो अब वो भूमध्य वृत्त कहलाएगा ये, ठीक। तो इस भूमध्य वृत्त पर क्या होगा, यहाँ की जो परिधि होगी ना ये सबसे बड़ी होगी, इसे ही मध्यम भूपरिधि बोलते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि मध्यमा भूपरिधि अर्थात निरक्ष देशीय भूपरिधि, यस्मिन् देशे अक्षांशाः न सन्ति अर्थात ध्रुवः क्षितिज सन्निधिः भवति, असौ देशः निरक्ष देशः, तस्मिन् निरक्ष देशे यतो हि ध्रुवोन्नतिः न स्यात्, ध्रुवोन्नतिर्न वर्तते, ध्रुवस्य उन्नतिः नास्ति, अतः तदेव ध्रुवस्य उन्नतेः अभावः, ध्रुवोन्नतेरभावः एव अक्षांशत्वं तद्देशस्य कस्यचिदपि स्थलस्य, तर्हि ध्रुवस्य उन्नतिः तत्र नास्ति। तस्मिन् देशे या परिधि वर्तते तद्देशीयः यः परिधिः वर्तते, असौ परिधिः मध्यम भूपरिधिः इति उच्यते। स च भूकेन्द्रात् भूव्यासाद् त्रिज्योत्पादितो निरक्षदेशीय पूर्वापर धरातलगतो भवति। अब वह जो परिधि है, अब ये क्या है देखिए, अब आपको ये पता होगा ये चीज़ कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगी, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है ना, तभी तो इसे उत्तर और दक्षिण कह रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस दिशा को थोड़ा ऐसे कर दूंगा। अब ये देखिए,
ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगी। क्लियर है ना? ये आपका पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। क्लियर है बात? तो उन्होंने ये कहा कि निरक्ष देशीय पूर्वापर। अब ये निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल, ये पूरब दिशा ये हो गई, पश्चिम दिशा ये हो गई, तो पूर्वापर धरातल आपका कैसे हुआ? ये हो गया पूर्वापर धरातल। इस तरीके से पूर्वापर धरातल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं दोबारा कहता हूँ, ये उत्तर ध्रुव स्थान उत्तर दिशा में, दक्षिण ध्रुव स्थान दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण, अगर उत्तर इधर है तो पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो ये पूर्वापर से होकर जाने वाला जो वृत्त है उसे हम पूर्वापर वृत्त कहेंगे, और वो जिस धरातल पर लगेगा धरती पर उसे ही हम पूर्वापर धरातल वृत्त धरातल कह देंगे। तो ये हो गया पूर्वापर वृत्त धरातल। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं, ये देख लेना, ये इक्वेटर, ये देख लेना, ये देखिए ये इक्वेटर। तो ये इक्वेटर क्या है? ये इक्वेटर भी एक तरीके का पूर्वापर धरातल है। ये ईस्ट वेस्ट में होकर जाने वाला वृत्त है, इसे ही हम पूर्वापर धरातल कहते हैं। यानी जो विषुवत वृत्त है आपका भूमध्य वृत्त, वो पूर्वापर धरातल गत वृत्त है। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो उन्होंने ये कहा कि जो लंका देशीय भूवृत्त परिणाम मध्यम भूपरिधि, ये मध्यम, अब इसी को ले लेंगे हम, यही मध्यम भूपरिधि है। ये देखिए मैं इस पर फिंगर रख के इसको चला रहा हूँ, यही आपकी मध्यम भूपरिधि है। ठीक है ना? क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे, तो ये जो मध्यम भूपरिधि है ये कैसे आती है? तो सच भू केंद्रात भूव्यासाद त्रिज्योत्पादित। अब भूकेंद्र कहाँ होगा? भूकेंद्र कहाँ है? यहाँ है भूकेंद्र, अकी यहाँ है, अकी इधर है, अकी इधर है, इधर नहीं, गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में जो भूकेंद्र, यानी हम यहाँ से एक अंदर एक शलाका डालें और वो जाके इसके गर्भ में जहाँ लगे वही भूकेंद्र कहलाएगा। तो उस भूकेंद्र से, अब उस भूकेंद्र से क्या करेंगे हम, एक जो हमने यहाँ से इसमें एक शलाका डाली, वो शलाका भूकेंद्र तक गई, उस शलाका का कितना हिस्सा? भूकेंद्र से लेके परिधि तक का हिस्सा भूत्रिज्या कहलाएगा। ये बात तो समझ में आ गई ना? क्लियर है ना इतनी बात? भाई अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये भूकेंद्र है यहाँ पे, इस भूकेंद्र से परिधि ये है, तो परिधि तक गया हुआ ये क्या कहलाएगा? ये भूव्यासार्ध कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, है ना? ये भूकेंद्र हो गया, यहाँ पे बीच में भूकेंद्र है, तो भूकेंद्र से परिधि तक भूव्यासार्ध हो गया। क्लियर है? तो भूकेंद्रात भूव्यासार्ध त्रिज्या कहलाती है, और उस त्रिज्या से उत्पादित निरक्ष देशीय पूर्वापर, अब इसी को मैं घुमा दूंगा तो ये निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल गत वृत्त बन जाएगा, जिसे आप विषुवत वृत्त इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल सर्कल भी बोलते हैं। क्या कैसे बना मध्यम परिधि या निरक्ष देशीय परिधि? तो उन्होंने कहा कि मध्यम परिधि ही भूकेंद्रात, ये पृथ्वी हो गई, इसका केंद्र बीच में हो गया, तो भूकेंद्रात निरक्ष देशीय, भूकेंद्रात निरक्ष देश यहाँ पर हैं, तो भूकेंद्रात निरक्ष देशीय जो धरातल है, इस धरातल से होकर पूर्वापर, मैंने बताया ना, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्वापर वृत्त बन रहा है। जब वृत्त ऐसे ऐसे बनेगा तब ये यहाँ में उत्तर वृत्त कहलाएगा, है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में होकर जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो इस तरीके से जो भी हम सर्कल बनाएंगे वो कौन से सर्कल होंगे? वो पूर्वापर वृत्त होंगे। इसलिए आपका विषुवत वृत्त भी क्या है? पूर्वापर वृत्त है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूर्वापर वृत्त निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल गतो भवति, इसी वृत्त को क्या नाम दिया? इसी को उन्होंने कहा ईलमग वृत्तम। यही ईलमग वृत्त है जहाँ हमने यहाँ बना रखा है। देखिए ये दो वृत्त इसमें बन रखे हैं, एक वृत्त ये नीले से है, एक वृत्त ये हरे से है। ठीक है। अब देखिए ये जो नीला वृत्त है ना, ये पृथ्वी का संकेत कर रहा है, और ये जो हरा वृत्त है ये खगोल, ये भूगोल और ये खगोल। ठीक, इस खगोल में ये पृथ्वी है आपकी। अब इस पृथ्वी पे देखिए, पृथ्वी के अंदर अब हम चलेंगे तो ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र से, और ये देखिए ये निरक्ष देश है, नी लिखा हुआ है ना, नी यानी निरक्ष देश, वही ये बीच वाला। ठीक, तो ये निरक्ष देश है। इस निरक्ष देश से होकर जाने वाला ये धरातल जो है, ये देखिए पृथ्वी का, ये ऐसे, यही क्या कहलाएगा? यही विषुवत वृत्त कहलाएगा, निरक्ष देशीय। अब ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक,
तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्वापर धरातल गत ये वृत्त बन रहा है। ये देखिए सारा का सारा, इसे ही आप विषुवत वृत्त बोल रहे हैं। और क्यों नहीं विषुवत वृत्त बोल रहे हैं? क्योंकि ये निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल गत है। तो निरक्ष यहाँ लिखा हुआ है ना, निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल से होकर जाने वाला यह जो वृत्त है, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त को मैं बीच से काट रहा हूं। ये जो सरफेस, ये तो धरातल दिख रहा है, ये धरातल क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस वृत्त को हमने बीच से काट दिया है। तो ये निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातल गत वृत्त है। इसी को उन्होंने बोला ई ल म ग। देखिए ई ल म ग, ये ई ल म ग वृत्त है। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, फिर क्या कहते हैं? अथ कंदुकाकार गोलस्य मध्य देशात उभयत्र क्रमशः अपचीयमानो गोल परिणाहो। क्या कहते हैं कि जब, जैसे मैंने पहले शुरू में भी ये बात कही कि आप कोई भी एक स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी गोलीय तत्व ले लीजिए, पिंड ले लीजिए, सही से कंदुक ले लीजिए, मान लीजिए कंदुक है, ये भूगोल है। अब इस भूगोल का क्या कह रहे हैं वो कि कोई भी कंदुकाकार गोल होगा, उसका मध्य देश से, ये मध्य देश हो गया जिसे आप निरक्ष देशीय धरातल कह रहे हैं, यही निरक्ष देशीय धरातल आपको मैंने यहाँ ईला मग, इस पर जो ये गया हुआ ये वृत्त है ना, यही ईला मग वृत्त है। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार कह रहा हूँ, ग्रंथ में बनी हुई रचना के अनुसार। ईला मगर मत कहिएगा कि ये क्या चीज़ है, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस मध्यम भूपरिधि को उन्होंने, यही मध्यम भूपरिधि है निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातलगत। मैं बार बार इन्हीं सब बातों को कहता हूँ, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्वापर से होकर जा रहा है, इसलिए पूर्वापर धरातलगत वृत्त कहलाएगा। निरक्ष देश से होकर जा रहा है, इसलिए निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातलगत वृत्त कहलाएगा। और चूंकि निरक्ष देशीय पूर्वापर धरातलगत वृत्त है, इसलिए यह मध्यम भूपरिधि कहलाएगा, ये सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी कंदुकाकार गोल ले लीजिए, उस गोल में जो मध्य देश है, इस मध्य देश से उभयत्र, मध्य देशात उभयत्र किम भवति क्रमशः अपचीयमानः, क्रमशः कंटिन्यूअसली जो है क्या होगा, कम होती जाएगी। रिलेटिवली इसका मान कम होता जाएगा, परिधि का मान। किसका मान? परिधि का मान। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ काटेंगे आप तो सबसे बड़ा स्लाइस कटेगा, यहाँ काटेंगे तो उससे छोटा स्लाइस कटेगा, यहाँ काटेंगे तो उससे छोटा स्लाइस होगा, यहाँ काटेंगे तो उससे और छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितने भी सर्कल्स निकल रहे हैं, वो सारे के सारे सर्कल मध्य वाले से छोटे हैं। तो जितना आप उत्तर में जाएंगे, चाहे जितना आप दक्षिण में जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मध्य देशात उभयत्र, दोनों तरफ, चाहे आप उत्तर में चले जाइए, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, किसी भी तरफ से आप देखेंगे तो जो परिधि होगी, परिधि का मान होगा। जैसे इस पॉइंट पे मुझे परिधि का मान जानना है, तो इस पॉइंट पर ये एक परिधि बनेगी। ठीक, अब ये जो परिधि बनेगी, इस परिधि का मान इस परिधि के मान से कम होगा। इसी बात को उन्होंने कहा कि मध्य देशात उभयत्र क्रमशः अपचीयमानो गोल परिणामो गोलांत देशद्वये शून्यत्वम उपयाति। अब ये गोल का अंत यहाँ हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे अब आप काटेंगे तो यहाँ स्लाइस क्या कटेगी, नहीं के बराबर कटेगी। अरे यहाँ से अब देखिए ना, ये सबसे छोटी स्लाइस देख रहे ना यहाँ पे ये बनी हुई है, ये भी तो स्लाइस ही है, मान लीजिए हमने काटा। अब इससे भी छोटी और छोटे छोटे करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ही जितना बचेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि गोलांत देशद्वये, यानी गोल के अंत देशद्वय, अंत देश एक ये है, एक अंत देश ये है। तो गोलांत देशद्वये, गोल के अंत के दोनों देशों में, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, गोलांत देशद्वये शून्यत्वम उपयाति, शून्यता को प्राप्त करती है वो परिधि। ठीक, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मध्य परिधि है उभयत्र उत्तरोत्तरम क्षैष्णु भूपरिधि। तो जिस प्रकार से गोल में होता है, इसी प्रकार से परिधि पृथ्वी में भी होगा। तो उन्होंने कहा कि मध्य परिधि है उभयत्र, मध्य परिधि जो ये है ना ईलमग, इससे दोनों तरफ आइए आप, चाहे उत्तर में जाइए और चाहे दक्षिण में जाइए, जो परिधि कटेगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी, और छोटी और छोटी। चाहे आप इधर आइए, ये फिर इससे ये, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर एकदम शून्य के समान हो गई। ठीक, तो वही वो कह रहे हैं कि मध्य परिधि है उभयत्र उत्तरोत्तरम क्षैष्णु परिधि, क्रमशः कम कम होती जाएगी परिधि, ह्रासमाण परिधि सुमेरु प्रदेशद्वय शून्य समोभूति। इसीलिए जो सुमेरु दो हैं, सुमेरु और कुमेरु हैं, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उन पर एकदम शून्यत्व हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य समो भवति। एतेन स्वदेशे यद भूः परिणामानं सस्फुटो भूपरिधि। इसीलिए चूंकि
आपके देश में परिधि का मान उतना नहीं होगा जितना मध्य देश में होगा या मध्यम भूपरिधि होगी, यानी निरक्ष देशीय परिधि होगी। इसीलिए आपको स्पष्ट भूपरिधि को साधना आवश्यक है, मध्यम भूपरिधि से काम नहीं चलेगा। ये वो कहना चाह रहे हैं कि एतेन स्वदेशे यद भूः परिणाहमानम सह स्फुटो भूपरिधि। इसलिए हमारे देश में, मान लीजिए मेरा देश ये है, तो मेरे देश की जो परिधि होगी वो स्पष्ट भूपरिधि कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ले लिया है, ये हो गया। ठीक, अब इसको उन्होंने क्या कहा, यथा ऊपरी क के वृत्तम, जैसे कि ऊपरी क, ये ऊपरी क, ये एक वृत्त देख लीजिए, एक ये स्वदेशी, ये जो वृत्त बना हुआ है, ये देखिए, ये हमारा खमध्य है, ये नीच का मतलब निरक्ष खमध्य, ख का मतलब स्व खमध्य, ये हमारा पृष्ठ स्थान है, यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक, तो ये जयपुर में मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब जयपुर का ये खमध्य हो गया है ख, ये मेरा स्वस्थान है। अब यहाँ की जो परिधि होगी वो ये परिधि होगी, ठीक है ना। इसे क्या बोला, इसे उन्होंने बोला ऊपरी के वृत्तम यस्य स्वपृष्ठस्थानात् ध्रुव यष्टिपरिकृतालंब रेखा गर्भीयो व्यासः। अब इसका व्यास, यह जो है, यह जो वृत्त, यह जो परिधि बनी, इसका व्यास कहाँ है, तो वो कह रहे हैं कि स्वपृष्ठस्थानात्, ये पृष्ठस्थान है देखिए प्री, ठीक, तो स्वपृष्ठस्थानात् ध्रुव यष्टिपरिकृतालंब रेखा, इस पृष्ठस्थान से ये ध्रुव यष्टि, देखिए ये ध्रुव यष्टि है, ध्रुव, ये जो ध्रुव हरे से लिखे हुए हैं, एतत्तु आकाशीय स्थिति पृष्ठ अतएव अत्र प्रीध्रुव लिखितं वर्तते, अर्थात भूपृष्ठे ध्रुवस्य स्थानं कुत्र वर्तते, यदि निश्चेतुम् इच्छति चेत् अत्र वर्तते। तर्हि ध्रुवद्वय गता भूगर्भगामिनी रेखा या वर्तते सैव ध्रुवयष्टिः। दोनों ध्रुवों से होकर और पृथ्वी के गर्भ से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवयष्टि कहेंगे। जैसे ये है, एक ये उत्तरी ध्रुव हो गया, एक ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, इन दोनों के बीच से आप एक रॉड डाल दीजिए, ठीक। अब इसको आप रॉड डाल देंगे इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो वो अंदर गर्भ से होते हुए जाएगी, वो गोल के, इस गोल के गर्भ से जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसे ही बोलेंगे ध्रुवयष्टि, ठीक। तो जैसे ये ध्रुवयष्टि जा रही है, देखिए ये ध्रुवयष्टि चली गई, ये पृथ्वी के केंद्र से होते हुए जब भी जा रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि स च ध्रुवयष्टि भूबिंबयोः योग रूपान, क्या कर रहे हैं कि स च, तो ये जो स्फुट भूपरिधि है, इस स्फुट भू को क्या करेंगे, स च ध्रुवयष्टि भूबिंबयोः योग रूप। अब ध्रुवयष्टि यहाँ हो गया, और फिर भूबिंब, ये भू है ना, ये भूबिंब है, तो भूबिंब का और ध्रुवयष्टि का योग कहाँ हो रहा है, एक योग यहाँ हो रहा है, एक ध्रुवयष्टि से भूबिंब का योग यहाँ हो रहा है। तो उन्होंने ये मध्यम भूपरिधि बनाएंगे, स्पष्ट भूपरिधि बनाएंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि ऊपरी के स्पष्ट भूपरिधि वस्तुतः ध्रुवयष्टि और भूबिंब, इनका संयोग हुआ यहाँ पे, तो भूबिंब योग रूपात मेरु मध्यात, तो अब ये मेरु स्थान हो गया, इसे मेरु यानी ध्रुव स्थान, तो मेरु मध्यात मेरु स्वस्थानांतराल योजन चार। अब देखिए ये मेरु यानी ध्रुव यहाँ पे है और स्वस्थान यहाँ है, तो इसका अंतराल कितना है, ये है, ये ध्रुवयष्टि और ये स्वस्थान, इसका अंतराल इतना है। तो इसे वो क्या कर रहे हैं कि स च ध्रुवयष्टि भूबिंबयोः योग रूपान मेरु मध्यात मेरु स्वस्थानांतराल योजन चाप मान। तो ये योजन, तो मेरु और स्वस्थान इन दोनों का अंतराल चापमान ये हो गया। इस चापमान को क्या करेंगे हम, त्रिज्या मान के इसी को घुमा देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। जब ऐसे घुमा देंगे चारों तरफ, तो एक ये वृत्त बनेगा जैसे ये बना। तो ये स्पष्ट भूपरिधि कैसे बनी, इसको उन्होंने बताया। क्या बोला कि ध्रुवयष्टि और स्वस्थ और भूबिंब योग रूपान मेरु मध्यात, इस मेरु मध्य से, ये मेरु का मध्य है, इस मेरु या ध्रुव का मध्य है, इस ध्रुव के मध्य से, जैसे कि अब इसमें देख लीजिए, ये जैसे कि ये हो गया, ये भूबिंब यहाँ ऐसे इससे लगा, तो ये हो गया मेरु मध्य। अब इस मेरु मध्य से मान लीजिए मुझे यहाँ का चाहिए, मुझे यहाँ का जानना है, तो ये अंतराल हो गया इतना, ठीक, ये अंतराल हो गया। अब इसी अंतराल को मैं क्या करूँगा, चारों तरफ ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा तो मुझे एक परिधि मिल जाएगी। क्लियर है बात, ठीक। इसे ही स्पष्ट भूपरिधि कहते हैं, जैसे कि ये इन्होंने बनाई, ठीक। तो
मध्य, अच्छा अब ये जो होगी तो मेरु स्वस्थानांतराल योजना चाप व्यास मानव व्यासार्ध है ना उत्पादित मध्य परिधि समानांतरश्च, और ये जो बनेगी ये मध्य परिधि के पैरेलल बनेगी। ये बड़ी है, ये थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन इसी मध्य परिधि के पैरेलल रहेगी। ठीक, तो समानांतर रहेगी। मध्य परिधि समानांतरश्च भवति यथा ऊपरी का वृत्तम यस्य स्वपृष्ठस्थानात् ध्रुवष्टि। अच्छा, अब एक बार जब आपने ये स्पष्ट परिधि बना ली, तब अब वो कह रहे हैं कि इसका पृष्ठस्थान ये है प्री, इस पृष्ठस्थान से ध्रुव यष्टि ऊपरी। अब ये जो ध्रुव यष्टि है इसके ऊपर एक लंब डालिए, यहाँ से ये लंब गिरा प्री के, ये लंब गिर गया। ठीक है, तो ये जो उन्होंने क्या कहा कि पृष्ठस्थानात् ध्रुव अष्टपली कृतालंब रेखा गर्भीयो व्यास, यही इसका गर्भीय व्यास कहलाएगा। प्री के को क्या बोला उन्होंने, गर्भीय व्यास। ठीक, ये दूरी पृष्ठस्थान आपका स्वदेश यहाँ है पृष्ठस्थान, इस पृष्ठस्थान से आपने पृथ्वी के अंदर ये जहाँ ध्रुवीय अष्टि जा रही है उस पर लंब डाला, इस पृष्ठस्थान से वो लंब यहाँ गिरा, इसी को प्री के, यही आपका गर्भी, इसका स्फुट भूपरिधि का यानी आपके भूपरिधि का गर्भीय व्यास हुआ। इसी हमने क्या कहा, गर्भीय व्यास। ठीक, सा लंब रेखा लंबज्यामिता। अब इसका ये जो है प्री यहाँ लिखा है, यहाँ के लिखा हुआ है, तो ये जो है ना इतना प्री के, इसे ही लंबज्या बोलते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे हम, लंबज्या बोलेंगे। ये लंब रेखा है, इस लंब रेखा को हमने बोला लंबज्या। ठीक है, तो लंबज्यामिता स्वस्थान ध्रुवस्थान अंतरस्य लंबांश परिभाषितत्वात्। क्यों इसे लंबज्या बोला, तो कहते हैं कि स्वस्थान, हमारा स्वस्थान ये है, ठीक, और ध्रुवस्थान कहाँ है, ये है। ठीक, तो स्वस्थान और ध्रुवस्थान इसके बीच में लंबांश होता है। ये जो अंतर है ना, इसको जब आपका इसका जो चाप वाला ये जो इतना चाप देख रहे हैं ना आप, ये कोणीय अंतर वृत्तखंड प्री से लेकर ध्रुव तक का, यही लंबांश है। देखिए मैंने लिखा हुआ है लंबांश, और इस लंबांश का जो ज्या होगी उसे ही लंबज्या बोलेंगे, तो इसलिए इसे लंबज्या बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये लंबांश परिभाषितत्वात्। अब कहते हैं यंत्र वेद विधिना ध्रुवोन्नतिर या नतिश्च भवतोक्ष लंबकौ इति परिमिति भास्करोक्ते हे। ये दोनों बात भास्कर की उक्ति भी यहाँ पे कह दी, यंत्र वेद विधिना ध्रुवोन्नति, कि यंत्र वेद की विधि से ध्रुव की उन्नति को आप देखिए, जिसे मैंने पहले बात कही थी कि ध्रुव आपके क्षितिज से जितना ऊपर उठा होगा उतना ही आपका अक्षांश होगा। तो जो अक्षांश है और उसके बाद बाकी बच्चा क्या कराएगा, लंबांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबांश है। ठीक है, ये लंबांश हो गया आपका। अक्षांश यहाँ नीचे का हिस्सा होगा, यहाँ से ये प्री से जब आप एक 90 ये जितना डिग्री है, ये 90 डिग्री तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री के लिए आपको और नीचे आना पड़ेगा। तो जब यहाँ आएंगे ना, यहाँ से जब आप बनाएंगे तो ये क्षितिज बनेगा इस स्थान का, यहाँ से क्षितिज जाएगा। तो इसका क्षितिज से ध्रुव इतना ऊपर उठा हुआ है, ये आपका अक्षांश हो जाएगा, और यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षांश हो जाएगा, और फिर ये लंबांश हो जाएगा। इस तरीके से होता है। इसको फिर आगे भी कहेंगे। तो भू केंद्रात पृष्ठस्थानावधि भू व्यासार्ध तुल्या रेखा कर्ण। अब देखिए ये है भू केंद्र, पृथ्वी का केंद्र, भू केंद्रात, और ये पृष्ठस्थान यहाँ पे है। तो भू केंद्रात पृष्ठस्थानावधि ये एक रेखा जा रही है, भू केंद्र से पृष्ठस्थान तक जाने वाली जो रेखा है वो भू व्यासार्ध तुल्या, ये भू व्यासार्ध के तुल्य है, ये भू व्यासार्ध है, भू व्यासार्ध तुल्या रेखा कर्ण। इसे ही हम इसका क्या नाम दिया, ये हो गया कर्ण। ठीक, भू व्यासार्ध क्या हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे अलग से इसको बना रखा है। प्री के ये कोटि हो गई आपकी लंबज्या कोटि, और ये भू देख रहे हैं ना, भू केंद्र, भूगर्भ से पृष्ठस्थान, तो ये भूगर्भ से पृष्ठस्थान तक कर्ण हो गया आपका। और ये जो हिस्सा है कर्ण भू प्री ये कर्ण हो गया, भू प्री कर्ण, और प्री के गर्भीय व्यास जो कोटि है लंबज्या। ठीक, तो दो चीजें हो गई, एक आपका कर्ण हो गया जो भूगर्भ से लेके पृष्ठस्थान तक है, भूगर्भ से लेके पृष्ठस्थान तक, जिसको यहाँ मैंने बाहर दिखाया है, ये कर्ण हो गया। और पृष्ठस्थान से जो आपने ध्रुव अष्टि पे लंब डाला था, प्री के गर्भीय व्यास, वो कोटि हो गई। ये दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर कहते हैं कि भू केंद्रात कोटि मूलावधि, भू केंद्र से लेकर कोटि का मूल यहाँ के, तो भू केंद्रात कोटि मूलावधि मध्य स्फुट परिधि द्वय केंद्रांतरम, ये मध्य परिधि
देख रहे हैं ना, और ये स्फुट परिधि, इन दोनों का अंतर ये भू के हैं, इसी को उन्होंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, मध्य स्फुट परिधि द्वय केंद्रांतरम भुज भू के, यही भुज है, इसी को भू के उन्होंने बोल दिया। अस्मिन भूप्री के जात्य त्रिभुजे, अब ये जात्य त्रिभुज है। जात्य त्रिभुज कौन सा, अस्मिन के त्रिभुजे एक कोणः नवत्यंशात्मकः असौ जात्य त्रिभुज, जात्य त्रिभुज। तो इस जात्य त्रिभुज में देखिए आप, प्री के भू, ये मैंने इसको अलग निकाल के यहाँ लिखा हुआ है, प्री के भू। इसमें देखिए अब आप, जात्य त्रिभुज प्री के भू, ये के एंगल ये 90 अंश का हो गया, क्योंकि लंब पड़ा हुआ है इस पर, तो लंब हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 अंश हो गया। प्री भू के लंबांशाः, और ये प्री भू के, ये जो है यानी ये कोण क्या है, ये कोण लंबांश है, क्योंकि ये जितना फैलेगा उतना ही तो कोण बनेगा ना किसी भी चीज़ में, है कि नहीं है भाई। ये यहाँ आके मिल रहा है तो यहाँ कोण बन रहा है, लेकिन ये कोण कितना बन रहा है, जितना फैलेगा उतना कोण बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण यहाँ बन रहा है इन दोनों हथेलियों से, इसको आप मापेंगे कितना, कहाँ पे, तो यहाँ मापेंगे, ये देखिए, ये मापें, ये भुजा पे मापेंगे आप इसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी, हैं, देखिए ये कोण यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं ना, कोण कहाँ बना, यहाँ ये हथेली और ये हथेली यहाँ मिली, यहाँ कोण बना। जहाँ कोण बन रहा है तो ये कोण, ये जो बना ना, ये कोण, इस कोण का माप कितना होगा, तो ये जो मार्कर देख रहे हैं ना, मार्कर जितना होगा, इसीलिए इस कोण को क्या बोलेंगे आप, लंबांश, ठीक। इसीलिए बात समझ में आ गई, ये लंबांश हो गया। तो इसलिए इस कोण की वैल्यू कितनी हुई, लंबांश की जितनी, ठीक, या लंबज्या बोल दीजिए आप उसे, लंबांश की जितनी हो गई। और के प्री भू, अब इसके बाद दो होगा, एक तो प्री के भू हो गया, एक प्री भू के हो गया, अब एक ये वाला बचा हुआ है भू प्री के, ये वाला कोण, दो कोण हो गया, ये 90 अंश का हो गया, ये लंबांश हो गया। ये क्या है, तो ये लंबांश की कोटि यानी अक्षांश, ठीक, जिसे हम भुज कहते हैं, जिसे हम यहाँ भुज कह रहे हैं। तो ये आपका जात्य त्रिभुज बन गया। अब हमको तो लंबज्याग्न जीवाप्त स्फुटो भूप्रदिश का कहना है ना, उसी चीज के लिए हम इतना सा प्रपंच कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे कि त्रिज्या में, त्रिज्या क्या है, ये है भू प्री, यदि त्रिज्या, तो अब ये जो त्रिज्या है ना आपकी, ये एंगल के, ये ठीक है। अब देखिए ये 90, यहाँ त्रिज्या का क्या मतलब है, यहाँ त्रिज्या का मतलब ये 90 डिग्री से ले रहे हैं कि इस 90 डिग्री में मुझे क्या मिलता है, ये कर्ण मिलता है। 90 डिग्री में मुझे क्या मिल रहा है, त्रिज्या, लिखा ना आगे, तो यदि त्रिज्या एंगल के भू व्यासार्धम प्री भू लभ्यते, त्रिज्या का मतलब कि 3 राशि की जाए यानी 90 अंश में, यदि 90 अंश में मुझे इसका सम्मुख भुजा मिल रही है, जिसे कर्ण बोलते हैं, ये है कर्ण। और ये कर्ण क्या है आपका, ये कर्ण क्या है, ये वस्तुतः इस पृथ्वी का ये त्रिज्या है कि नहीं है, इस भू वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, भू से लेके प्री तक, इसे ही आप कर्ण बोल रहे हैं। और ये किसके सामने है, ये 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने यानी कि इस 90 डिग्री के एंगल में हम त्रिज्या पा रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या, प्री भू जिसे कह रहे हैं। तो त्रिज्या, तो यहाँ त्रिज्या का मतलब क्या है, यहाँ त्रिज्या का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी के एंगल के द्वारा मुझे भू व्यासार्ध क्या मिल रहा है, प्री भू, भू व्यासार्ध प्री भू मिल रहा है। तो लंबज्या के द्वारा मुझे क्या मिलेगा, लंबज्या कहाँ है, तो लंबज्या हो गई आपकी ये, ठीक है, एंगल भू से मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसको जानना है ना। देखिए ये तो आप जाने बैठे हैं, ये मध्यम भू परिधि तो क्लियर है, भू व्यास, क्योंकि आपको भू व्यास पहले बताया जा चुका है, उस भू व्यास को आधा कर लीजिए, भू त्रिज्या निकल आएगी, और उस त्रिज्या के आधार पे आपको मध्यम भू परिधि मिल जाएगी योजनानी शतान्यष्टौ से, ठीक। ये तो आपको पता है। आप पता क्या करना चाह रहे हैं, आप पता करना चाह रहे हैं ये जो ऊपरी के, ये जो यहाँ बना हुआ जो वृत्त है, ये कितना बड़ा है, ये कितना योजनात्मक है। ये तो आपको यहाँ वाला तो पता है, जो मध्यम भू परिधि है वो पता चल गई आपको, लेकिन इस जगह पे परिधि का मान कितना होगा मुझे ये जानना है। तो इसके लिए ये हो गया। तो इस जगह परिधि का मान जानने के लिए क्या करेंगे, यही गणित कर रहे हैं कि यदि
एंगल के यानी कि 90 डिग्री में आपको ये भूव्यासार्ध मिल रहा है, प्रीभू जिसे बोल रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, एंगल भू में क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें मुझे ये मिलेगा, यानी कि ये मिलेगी, कोटि मिलेगी, ठीक, कोटि तो मिलेगी। और ये कोटि की है क्या, अगर मुझे ये कोटि पता चल जाए तो ये कोटि ही तो स्पष्ट भू परिधि की त्रिज्या है कि नहीं। यानी अगर मुझे इस प्रीके के बारे में पता चल गया, ये जो लंबत ज्या है जिसे कोटि आप बोल रहे हैं, जो कि वास्तव में क्या है, इस पृष्ठ स्थान पर बनी हुई जो ये भू परिधि है उसकी त्रिज्या है, तो मुझे जब मुझे त्रिज्या अगर प्रीके पता चल गया तो मुझे पूरी की पूरी परिधि का मान ज्ञान हो जाएगा यहाँ के। तो इसीलिए उन्होंने ये अनुपात लगा, ये त्रैराशिक किया। क्या त्रैराशिक किया कि यदि 90 डिग्री में आपको त्रिज्या मिल रही है, भूव्यासार्ध मिल रहा है प्री भू एंगल के में, तो एंगल भू में क्या मिलेगा, इस एंगल भू में मुझे ये मिल जाएगा स्पष्ट भू परिधि का त्रिज्या, जिसे आप गर्भीय व्यास या लंबत ज्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें मुझे स्पष्ट भू परिधि व्यासार्धम, तो इसको उन्होंने क्या कहा कि त्रिज्या में अगर भू व्यासार्ध मिलता है तो लंबत ज्या में क्या, तो प्री के यानी कि स्पष्ट भू परिधि व्यासार्धम। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब आगे, अब यहाँ हमको कहना है परिधि का और व्यास का संबंध होता है। ये देखिए, मध्य परिधि बटे स्पष्ट परिधि बराबर भू व्यासार्ध बटे स्पष्ट भू व्यासार्ध। बात समझ में आ रही है इसकी बात, मैं इसको दोबारा कह देता हूँ। कहने का ये इसके कहने का मतलब इतना है कि परिधि का व्यासार्ध से जैसा संबंध, एक परिधि का अपने व्यासार्ध से जैसा संबंध होगा, वैसा ही दूसरी परिधि का अपने व्यासार्ध से संबंध होगा। या इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं, दो अगर गोले हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ये मान लीजिए छोटा गोला है और ये मान लीजिए बड़ा गोला है, तो इसकी परिधि जितनी होगी छोटे गोले की परिधि, इसमें इसकी परिधि का मान और इसकी परिधि, मान लीजिए ये इसकी परिधि 1 है और इसकी परिधि 2 है, यानी ये दुगुनी है इससे। तो अगर इसकी परिधि 1 है और इसकी परिधि 2 है, तो इस गोल का जितनी त्रिज्या होगी, व्यासार्ध होगा, उसके दूना इसका व्यासार्ध होगा। बात समझ में आ गई? फिर से मैं कहता हूं, मैंने आपसे कहा परिधि और व्यास के संबंध की जो बात कर रहे हैं ना, उसको मैं कह रहा हूं। क्या उन्होंने कहा, इसके दो अर्थ मैंने बताया आपको, दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं परिधि और व्यास के संबंध को। पहला क्या, पहला ये कि साहब परिधि जितनी एक गोल की परिधि होगी और उसका परिधि का उस व्यासार्ध से जितना संबंध होगा, उतना ही दूसरे गोल के परिधि का उसके व्यासार्ध से संबंध होगा। इसको दूसरे तरीके से कहें तो क्या कहेंगे, मान लीजिए कि ये छोटा गोला है, एक ये बड़ा गोला है, और इस गोले की परिधि 1 है और इसकी 2 है, तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि इसकी परिधि से इसकी परिधि 2 गुनी है। ठीक, यानी इसकी परिधि से इसकी परिधि 2 गुनी हो गई। तो अगर इसकी परिधि से 2 गुनी है, तो इसका इस छोटे गोले का जितना व्यासार्ध होगा, उससे दूना इस बड़े गोले का व्यासार्ध होगा। इसको उलट के कहें तो ये कहेंगे कि इसकी परिधि 2 है तो और इसकी छोटे वाली की परिधि 1 है, तो इसका जितना व्यासार्ध होगा उसका आधा इसका व्यासार्ध होगा। ठीक, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ परिधि इसी बात को कहा, तथा परिध्योर निष्पत्ति ही व्यासयोर निष्पत्तिम अवगत्य। इसको अगर हम जान गए तो फिर अब यहाँ से अब हम करेंगे कि यदि भू व्यासार्धे न भू परिधि, अब देखिए मैंने अलग यहाँ लिख रखा है, देखिए कि भू व्यासार्धे न भू परिधि, तो स्पष्ट भू व्यासार्धे न किम। स्पष्ट भू व्यासार्ध क्या था हमारा, प्रीके, ठीक है ना, प्रीके यानी गर्भीय व्यास जो था हमारा, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भू व्यासार्धे न भू परिधि, तो स्पष्ट भू व्यासार्धे न किम, स्पष्ट परिधि, ये ऊपरी का, फिर ये आ जाएगी आपकी, ये स्पष्ट भू व्यासार्ध ये है प्री के, और इससे स्पष्ट परिधि निकलेगी ऊपरी के, पूरी निकल जाएगी। तो इसी चीज को कह रहे हैं कि भू व्यासार्धे न भू परिधि तथा स्पष्ट भू व्यासार्धे न किम, तो स्पष्ट भू परिधि आ जाएगी। ठीक, अब ये जो देखिए, अब वो क्या कहते हैं, तो अब ये जो इसे स्पष्ट भू व्यासार्ध, ये जो है ना स्पष्ट भू व्यासार्ध, इसका मान यहाँ रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं, तो देखिए पीछे उन्होंने कर रखा था, देखिए
स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध हम लोगों ने अभी पता किया था। क्या किया था हम लोगों ने कि यदि त्रिज्या में भू व्यासार्ध तो लंबत ज्या में क्या, तो लंबत ज्या में हमको स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध मिल जाएगा। तो यही जो स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध प्रीके का मान है भू व्यासार्ध गुणे लंबत ज्या बटे त्रिज्या, इसी को आपको उठा के यहाँ रख देना है। ये जो मान, इसका जो मान है भू व्यासार्ध गुणे लंबत ज्या बटे त्रिज्या, ये हम यहाँ सीधे रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, देखिए रख देंगे तो ये इस भू व्यासार्ध से भू व्यासार्ध कट जाएगा, बचेगा क्या, भूपरिधि गुणे लंबत ज्या बटे त्रिज्या। यही स्पष्ट भूपरिधि का सूत्र हो गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि लंबत ज्या से गुणित कीजिए मध्यम भूपरिधि को और त्रिज्या से भाग दीजिए, त्रिज्याप्तः स्फुटो भूपरिधि सुखः, स्वदेशीय स्फुट भूपरिधि आ जाएगी। ठीक है, इसी को भास्कराचार्य कहते हैं लंबत ज्या गुणितो भवेत् कुपरिधि स्पष्ट त्रिभज्याहृतः। लंबत ज्या गुणितो भवेत् कुपरिधि स्पष्ट त्रिभज्याहृतः, स्पष्ट त्रिज्या से भाग दे दीजिए तो आपको स्पष्ट भूपरिधि निकल आएगी। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे चर्चा होगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।